सभी व्यूअर्स का वेलकम करता हूँ द हिंदू की वाईटी एडिटोरियल क्लास में। ज़्यादातर आप में से मुझे लोग जानते होंगे। मेरा नाम अमन है, एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। आप भी की तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एस्पायरेंट रहा हूँ और इन क्लासेस के ज़रिए मैं उस तरीके को शेयर करता हूँ आपके साथ जिसमें इंग्लिश के अंदर मैंने हर एग्ज़ाम के अंदर सफलता को पाया है ना। बहुत सारे एग्जाम्स क्रैक किए हैं, अभी गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। आज की डेट में देता हूँ एग्जाम्स पर लास्ट स्टेज तक नहीं जाता हूँ, है ना। किसी की नौकरी खराब ना हो तो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले ही बाहर निकल जाते हैं। चलिए शुरू करेंगे उसी खास अंदाज में 7 to 11 नाम के इस एडिटोरियल को। सभी से मेरी गुजारिश है, आधा पौना घंटा आपको एग्जाम वाली फीलिंग आएगी। हर लाइन में से मैं कॉन्सेप्ट निकालूंगा लॉजिक के साथ। बस अपने हाथ में एक पेन और नोटबुक को जरूर रखना। जैसे कोई नई चीज़ बताऊं उसको नोट कर लेना, नहीं तो भूल जाओगे बाद में। शुरू करें 7 to 11। कह रहे 7 to 11। देखो 9 तो 11 तो सुना था, यहाँ हो गया 7 से 11, है ना। 7 to 11। अब देखो किसके लिए कह रहा है ये मालूम चलेगा इसके टाइटल पैराग्राफ से। कह रहा है इंडिया डिजर्व्स इट्स प्लेस ऑन द ग्लोबल स्टेज बट ऑन G11 इट मस्ट बी क्लियर अबाउट इट्स एम्स। कह रहा है इंडिया डिजर्व करता है, इंडिया पूरी तरह से लायक है अपनी जगह के। और कहाँ पे? ग्लोबल स्टेज में, है ना, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, वैश्विक मंच पे। कह रहा लेकिन G11 के अंदर है ना, इसको क्लियर होना ही चाहिए। किसको? इट के लगा के बता रहा है ये इंडिया को। इंडिया को बिल्कुल साफ होना ही चाहिए, मस्ट बी क्लियर। अच्छा किस बारे में? इसके एम्स के बारे में, इसके टारगेट्स, इसकी ख्वाहिशों के बारे में। कह रहा बिल्कुल आपकी जगह है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, स्टेज पे, लेकिन जब G11 की बात आएगी ना तो अपने एक साफ माइंड के साथ आपको इसको ज्वाइन करना है, अगर ट्रम्प साहब इसको आपको ज्वाइन करवाते हैं। सेंटेंस में देखने वाली चीज बहुत सिंपल सेंटेंस है, कुछ भी नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब पकड़ो, आपका सेंटेंस क्लियर। इंडिया सिंगुलर है, वर्ब क्या ही है इसकी? डिजर्व्स, पीछे एस लगा हुआ है। मस्ट के बाद में, एक मॉडल वर्ब के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, पर यहाँ पे तो क्लियर नाम का एडजेक्टिव था तो बीच में हमने इस बी नाम की बेयर इंफिनिटिव को लगा दिया। तो स्टेप नहीं है, जहां जहां आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना आ रही हो और आपको चाहिए हो तो आप बीच में बी को फिट कर देते हैं। पूरे एडिटोरियल की सब्जेक्ट वर्ब मार्क्ड है, आपके सामने है। जानबूझ के इस एक्सरसाइज को मैं करता हूँ क्योंकि अक्सर मैंने ऐसा ही देखा है, जिन लोगों को इंग्लिश में आज भी कॉन्फिडेंस नहीं है और डर लगता है ना, उनको सब्जेक्ट और वर्ब इंग्लिश में पकड़ना नहीं आता। तो आप अपने डर को निकालें मेरे साथ, मेरे सब्जेक्ट से अपने सब्जेक्ट, मेरी वर्ब से अपनी वर्ब को मिलाते जाएं पूरे एडिटोरियल के दौरान। इस तरह से मैंने मार्क किया हुआ है। बढ़ेंगे आगे। थोड़ी सी ग्रामर आज की हैवी है, एक समरी मैं आपको दे दूँ, आपको पता लग जाए किस बारे में लिखा हुआ है। कह रहे G7 को G11 बना करके छोड़ेंगे ट्रम्प साहब, है ना। इंडिया को बुला लिया और 3 कंट्रीज को बुला लिया। कर अब अच्छी बात भी ये है ना, इंडिया तो बिल्कुल डिजर्व करता है वर्ल्ड सुपर पावर बनने की, इसकी बहुत डिजर्विंग है इंडिया, है ना। कर अब पर ये G11 है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी मामला है, इसमें जाना पर कदम फूंक के। क्यों? करे ये साजिश है ताकि चाइना को काट करके अलग कर दिया जाए पूरी दुनिया से। करे बात भी गलत नहीं है, कर दो, पर आप अगर इसमें जाओ ना तो इस साजिश को समझ करके जाना। हो सकता है G11 बनने के बाद एक वर्ल्ड वॉर में, एक जो है ना कोल्ड वॉर शुरू हो जाए, शीत युद्ध बोलते हैं हिंदी में, जिसमें चाइना एक तरफ हो और यूएस के साथ मिलने वाली सब कंट्रीज एक तरफ हो। तो कह रहे जाने अनजाने आप उस वर्ल्ड वॉर के अंदर, कोल्ड वॉर के अंदर हिस्सा ले बैठेंगे अगर आपने G11 को ज्वाइन किया। तो कह रहे जाओ पर सोच समझ के जाना। दूसरी चीज कह रहा है G11 खुद भी आपस में फूट पड़ी हुई है इनमें। पिछली बार जब ये मिले थे तो आपस में लड़ मरे, इन्होंने लास्ट तक जो है ना एक जॉइंट स्टेटमेंट नहीं बना पाए। तो कह रहे इनमें आपस में ही फूट मची हुई है, तो सोच समझ के जाना। इतना जो है ना लुक्रेटिव ऑफर नहीं है G11 को ज्वाइन करना। बस ये इसकी समरी है, इसको आप कोशिश करें 5 से 6 सेंटेंसेस के अंदर लिखने की, है ना। कुछ लोग पूछते हैं सर मेरे को लिखना नहीं आता, तो लिखने के लिए क्या करना है आपको? यूट्यूब में जाओ, सर्च करो YET इंग्लिश राइटिंग स्किल्स, YET इंग्लिश राइटिंग स्किल्स वीडियो। 5 वीडियोस में बना चुका हूँ कैसे आपके हिंदी की थॉट्स को आपको इंग्लिश के अंदर लिखना है। जाकर कोशिश करें, एक वीडियोस को देखें। अब शुरू करूंगा मैं। करें डिसमिसिंग द करंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ग्रुप ऑफ 7 और G7 of the world's most developed nations as outdated. US President Donald Trump announced over the weekend that he would like to expand it to a G11 by adding Russia, साउथ कोरिया, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। सेंटेंस को समझने से पहले चलो एक काम करते हैं, अपने
इतना पढ़ते हैं पहले, इतना मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे इस सेंटेंस को समझना है। इतना पढ़ते हैं, फिर ये पहले वाला मैं आपको बताऊंगा क्यों अलग से मैं पढ़ा रहा हूँ। यूएस प्रेसिडेंट ने अनाउंस कर दिया इस वीकेंड के दौरान, इस सैटरडे संडे के दौरान, कि वो उसकी इच्छा है, ही वुड लाइक टू, उसको इस काम करने की इच्छा है, और क्या, एक्सपैंड करने की इच्छा है ना, फैलाने की इच्छा है। किसको? G11 को, G7 को, G11 तक। और कैसे? ऐड करके इंडिया, रशिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को, इन 4 कंट्रीज को। अब ये ऊपर वाला पढ़ो, है ना, इससे आपको अच्छी क्लैरिटी आएगी। ये किया कैसे इसने? डिसमिस करते हुए करंट कॉन्फ़िगरेशन को, हाल का जो हार्डवेयर है किसका, ग्रुप ऑफ 7 का, या जिसको हम G7 भी बोलते हैं, और ये दुनिया के सबसे डेवलप्ड नेशंस का, और इसको डिसमिस किया है एज आउटडेटेड बता करके। अब सेंटेंस को मैं एक साथ जोड़ के बता रहा हूं ताकि आपको पूरी क्लैरिटी आए। डिसमिस करते हुए करंट कॉन्फ़िगरेशन को, करंट हार्डवेयर को, इस ग्रुप ऑफ 7 के, जिसको G7 भी बोला जाता है, और ये G7 है दुनिया की सबसे पावरफुल डेवलप्ड नेशंस का, कह रहे इसको डिसमिस करते हुए, इसको दरकिनार करते हुए, और कैसे? एज आउटडेटेड। इसको इसने बोल दिया यार ये तो आउटडेटेड हो गया है, सबसे पावरफुल कंट्री जिसमें आज के डेट में सारी की सारी नहीं है। कह रहे ऐसा करते हुए, इस काम को करते हुए यूएस प्रेसिडेंट ने अनाउंस कर दिया इस वीकेंड के दौरान कि वो चाहेगा इसको एक्सपेंड करना एक G11 तक, इन 4 कंट्रीज को ऐड करके। अब समझे मैंने अलग अलग क्यों पढ़ाया इनको? क्योंकि इस सेंटेंस के 2 हिस्से हैं। इस कोमा से पहले का, कोमा के पहले के हिस्से में एक साइमल्टेनियस सेक्शन हो रहा है। जैसे खाना खाते हुए मैं टीवी देख रहा था, तो वॉचिंग द टेलीविजन आई वॉज ईटिंग डिनर, या ईटिंग डिनर आई वॉज वॉचिंग टेलीविजन। समझ गए ना? तो दोनों कामों में से एक काम जो है ना वो बनेगा मेन वर्ब, दूसरा काम बनेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस सेक्शन। तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? इसके अनाउंस करने की वीकेंड के दौरान, और साइमल्टेनियस सेक्शन क्या है? साथ साथ ये डिसमिस कर रहा था इसको आउटडेट बता करके। समझ गए ना? तो 2 काम है, पहला काम प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ लगा दिया मैंने, दूसरा काम मेन वर्ब से ये क्लोज मैंने यहाँ बना दिया। समझ गए होंगे आई थिंक, कई बार मैं बता चुका हूँ, सिर्फ रिपीट करवा रहा हूँ। सेंटेंस में देखने वाली चीज, सब्जेक्ट वर्ब आपने मिला दिया, तो इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है। मुझे बताओ मोस्ट के आगे द क्यों नहीं लगा हुआ? द वर्ड्स द मोस्ट डेवलप्ड नेशंस क्यों नहीं लगा हुआ? आपको तो पता है ना, मोस्ट के आगे द आता है ना, द मोस्ट है ना, द मोस्ट पावरफुल पर्सन, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। तो इस तरह से द लगता है सुपरलेटिव डिग्री के आगे, यहाँ फिर भी नहीं लगा। पहले आप कोशिश करेंगे, फिर मैं बताऊंगा आपको। 5 सेकंड का मैं यहाँ पॉज ले रहा हूँ, आप याद करें, इस कॉन्सेप्ट को आपको बता चुका हूँ। चलो, शायद आप में से ज्यादातर लोग बता देंगे। इस सेंटेंस को देखो, दिस कार इज द फास्टेस्ट कार, ये कार सबसे फास्टेस्ट कार है ना, सबसे तेज कार है कार, द फास्टेस्ट कार। अब मैंने दूसरे आदमी को बताया यार ये कार हमारी कार है, तो दिस इज आवर द फास्टेस्ट कार। हमारे पास कई कारें थी मान लो, है ना, उनमें से ये वाली सबसे तेज है, तो मैंने क्या बोला? ये हमारी सबसे तेज वाली कार है। अब बात क्या है, सारी की सारी द फास्टेस्ट लगा के मैं कार के बारे में बताना चाह रहा हूँ। पहले केस में तो बता दिया ये सबसे तेज कार है, दूसरे केस में मैंने बताया ये वाली जो है ना ये हमारी सबसे तेज कार है। अब इसमें दिक्कत क्या है सेंटेंस में? जैसे मैंने पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाया और इस द का कोई काम नहीं बचा। क्यों? क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव्स जब जब आ जाएंगे ना, माई, आवर, हिम, हिज, है ना, हिम तो नहीं, हिज, हर, ये सब जब ये सब आएंगे, देर आएगा, उसके बाद में मेरे को कभी भी द को नहीं लगाना होता। बस एक छोटा सा रूल है, द को आप पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के साथ में करेंगे क्या? अवॉइड। अब इस रूल को मैं आगे बढ़ाता हूँ, ये रूल आपको नहीं मिलेगा जो मैं आगे बता रहा हूँ आपको। आगे रूल ये कहता है कि ये खाली पॉजेसिव एडजेक्टिव्स पे जो ना नहीं अप्लाई होगा। मान लो यहाँ पे मैं लिख दूँ मनीष, मनीष, है ना, दिस इज मनीष फास्टेस्ट कार, ये मनीष की सबसे तेज कार है, तो भी उस केस में मुझे द नहीं लगाना है, क्योंकि खाली पॉजेसिव एडजेक्टिव्स नहीं, पॉजेसिव नाउन्स के बाद भी आपको इस रूल को फॉलो करना है। तो अगर मनीष आ गया, कैलाश आ गया, महेश आ गया, उसके बाद में अगर उसका पॉजेसिव बना रखा है तो भी मुझे द को नहीं लगाना। ये अपोस्ट्रोफी जानते हो ना, हिसिंग साउंड ना आए, यहाँ पे मैंने इसलिए एस को ओमिट कर दिया है ना। जिनके लास्ट में एस आता है उनके लास्ट में पॉजेसिव बनाने के लिए इस एस को अपने ओमिट कर देते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, दिल की बात है। मैंने अभी बोला पॉजेसिव एडजेक्टिव, आवर आएगा, माई आएगा, हर आएगा, है ना। कुछ लड़के कैसे होते हैं, अच्छा सर समझ गए, और कुछ कैसे होते हैं, अच्छा होगा कुछ पॉजेसिव एडजेक्टिव, हमें क्या लेना, हम तो एडिटोरियल पढ़ने आए हैं। अब आप 2 कैटेगरी के लड़के हो, एक तो फर्स्ट कैटेगरी के जिनको मैं पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलता हूँ, वो मेरी पॉजेसिव एडजेक्टिव की वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट फटाफट विजुलाइज कर लेते हैं। एक दूसरे टाइप के लड़के होते हैं, वो क्या बोलते हैं, यार हमें थोड़ा ना पता है, एग्जाम में थोड़ा ना पॉजेसिव एडजेक्टिव पूछेगा हमसे, बोल रहा है बोलने तो पॉजेसिव एडजेक्टिव, है ना।
अगर अगर आप दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करते हो ना, तो आप खास कर आपके लिए बोल रहा हूँ मैं, ये सारा कंटेंट मैं आपको लॉजिक के साथ समझा चुका हूँ। तो ऐसा मत सोचना एक कान से सुन के यार पजेसिव एडजेक्टिव कुछ होता होगा, हमें क्या लेना। अरे भाई तुम्हें ही लेना है, इसी पे रूल बने हुए हैं और इसी को मैंने अच्छे से समझा है। आप चैनल पे जाकर के 10 से 12 घंटे के अंदर मैंने पूरी ग्रामर को समराइज करने की कोशिश की है। पूरी तो नहीं, अभी 60% हुई है। जाकर के कोशिश करें पढ़ने की। चैनल के होम पेज पे रखिए कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय वाईटी। जो मुझसे पूछते हैं ना सर इंग्लिश कैसे सीखनी है, एडिटोरियल के अलावा क्या करना है, तो पहले तुम्हें ये पढ़ करके आनी है 12 वीडियोस 13 वीडियोस, उसके बाद एडिटोरियल पे आना है। याद रखना इस चीज़ को, ये सबसे अच्छी ग्रामर सीरीज नहीं होगी यूट्यूब पे, है ना, मुझे भरोसा है इस चीज़ पे, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। पर एक चीज़ बता दूं मैं आपको, 12 से 15 घंटे के अंदर ऐसा क्रिस्प मटेरियल आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि क्रिस्प मटेरियल के लिए पेड कोर्सेज आपको ज्वाइन करने पड़ते हैं। अपनी इच्छा ये है इस कोर्स को है ना बेहतरीन क्वालिटी का बना करके फ्री रखा जाए, तो फ़ायदा उठाएं इसका, है ना। पेड कर दूंगा, पैसे दे करके भी सीखोगे आप, उससे अच्छा अगर फ्री में पढ़ाया है तो उसको फ्री में फ़ायदा उठा करके आगे बढ़ें, अपनी ज़िंदगी में बढ़ेंगे आगे। चलो करा, ही फॉलोड दैट अप विद इन्विटेशंस टू देयर लीडर्स इंक्लूडिंग पीएम मोदी टू अटेंड द G7 समिट इन द US लेटर दिस ईयर। कह रहा उसने फॉलो अप किया इस चीज़ को। अब देखो फॉलो अप करने का मतलब क्या होता है, आप जब भी किसी चीज़ का फॉलो अप कर रहे हो ना, आप उसकी फिर से जाकर के सुध ले रहे हो। मैंने आपको कुछ कह दिया, उसके बाद मैंने आपको पीट भी दिया, तो आई फॉलोड दैट अप विद अ पंच। पहले मैंने आपको कुछ कहा, फिर मैंने आपको एक थप्पड़ भी मार दिया, समझ गए ना। तो फॉलो अप करने का मतलब क्या, यही होता है एक काम करके दूसरा काम जो है ना उसी से रिलेटेड आप उस काम को करो। तो उसने क्या फॉलो अप कर दिया इस बात के बाद, उसने कैसे सुध ली इस बात की, कह रहा इन्विटेशन भेज करके इनके लीडर्स को। अच्छा किन के लीडर भाई? ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, रशिया और इंडिया के। कह रहे जिसमें शामिल थे अपने मोदी साहब भी। अच्छा इन्विटेशन क्यों भेजे? ताकि अटेंड कर पाएँ G7 की समिट को अमेरिका के अंदर इस ईयर के लेटर में, इस लास्ट के ईयर के लास्ट के अंदर। समझ गए सेंटेंस को? तो पहले ऐसा कहा, बाद में हाथ से हाथ इन्विटेशन भी भेज दिया सारों को कि भाई आ जाना, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हम जो है इस समिट को करने वाले हैं। सेंटेंस में देखने वाली दो चीज़ें आई हैं, देयर किसके लगाए? इन 4 कंट्रीज़ के लिए लगाए। बहुत लोगों को ऐसा लगता है देयर सिर्फ इंसानों को लगता है, नहीं मेरे भाई, देयर लगता है ना केवल इंसान बल्कि हर इनएनिमेट चीज़ के लिए जो कि प्लूरल हो। समझ गए ना? कंट्रीज हैं, जान नहीं है इनके अंदर, इनएनिमेट है, पर प्लूरल होने की वजह से इनको देयर से ही डिनोट करेंगे। लेटर पे कल मैंने आपको लेटर, लेटर, लास्ट का कॉन्सेप्ट करवाया। आज उस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाना चाह रहा हूं मैं। लेट नाम के एडजेक्टिव की 2 अलग तरह की डिग्रियां होती है ना, लेटर और लेटेस्ट। हालांकि मैं करवा चुका हूं, सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूं आपको। कॉन्सेप्ट मैं बाद में बताऊंगा। चलो पहले 5 क्वेश्चन हैं, 1 2 3 4 5, फटाफट से इनको सोल्व कर मारो। फटाफट पेन से नोटबुक चलाओ, दिमाग चलाओ और मुझे बताओ ये जो वर्ड मैंने बोल्ड किए हैं क्या ये सही है गलत है। एरर को आपको फाइंड आउट करना है। चलो पॉज कर लेना, है ना, शर्माना मत, आराम से कर लेना, फिर मेरे से सुनना ताकि आपको याद रहे क्या चीज़ आप फाइंड आउट नहीं कर पाए। अब देखो हुआ क्या, मैंने कल बताया था आपको जब जब लेटर आ जाए, जब जब 2 चीज़ें हों, है ना, पहली चीज़ और दूसरी चीज़, तब आपको बाद वाली चीज़ को डिनोट करना हो तो लेटर लगाना है। और जब 2 से ज़्यादा चीज़ें हों, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी 10वीं, है ना, 2 से ज़्यादा हों, तब लास्ट वाली चीज़ के लिए अपने को लास्ट लगाना है। दोनों का काम यही होता है, लास्ट वाली चीज़ को बताना पोजीशन के अंदर, पर लेटर बताएगी 2 में से लास्ट वाली और लास्ट बताएगी 2 में से ज़्यादा वाली, जो है 2 में से ज़्यादा वाली हो तब लास्ट वाली। अब वैसे लेट नाम के एडजेक्टिव की ना 2 और डिग्रियाँ बनती हैं। वो कैसी बनती हैं? वो बाद वाली के लिए तो बनती है लेकिन ना पोजीशन के हिसाब से नहीं, टाइम के हिसाब से। समझ गए ना? यहाँ तो पोजीशन की बात हो रही थी, यहाँ बात हो रही है टाइम की। तो बाद वाला टाइम आएगा जब 2 में से तो लेटर, और सबसे बाद वाला टाइम आएगा तो यूज़ करेंगे हम लेटेस्ट को। इनके आगे द भी लगेगा, अपने हिसाब से लगा लेना। फटाफट से मैं इसको एक बार कॉन्सेप्ट को आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। शी गेव मी 2 ऑल्टरनेटिव्स एंड आई चॉज द लेटर 1। सबसे पहली चीज़ आपको क्या चूज़ करनी है यहाँ पे, मेरे पास कितने ऑल्टरनेटिव्स हैं भाई? 2 ऑल्टरनेटिव्स हैं। जैसे ही 2 है ना तो मुझे पता लग गया या तो लेटर आएगा या लेटर आएगा, लास्ट या लेटेस्ट नहीं आ सकता। ये किन के लिए आता है? 2 से ज़्यादा के लिए, है ना। तो या तो लेटर आएगा या लेटर आएगा, इतना तो मुझे पता लग गया। अब ये बताओ इन 2 में से बाद वाले के लिए हम लेटर लगाएंगे या लेटर लगाएंगे? सोच के बताना मुझे भाई। पोजीशन की बात हो रही है, पहला ऑल्टरनेटिव दूसरा ऑल्टरनेटिव, टाइम की बात थोड़ी ना हो रही है, 5 बजे वाला और 10 बजे वाला ऑल्टरनेटिव थोड़ी ना। जब पोजीशन की बात हो रही है तो चुपचाप आंखें बंद करो और लेटर लगा दो यहाँ पे। आई चॉज द लेटर 1, जो दूसरा ऑल्टरनेटिव था मैंने चूज कर लिया। अगले में देखो, शी आस्क्ड मी टू कॉल हर लेटर। उसने मुझे बोला कि बाद में कॉल करना, है ना, बात तो बाद की है। अब देखो बाद में कॉल करना है,
अभी नहीं करना, बाद में कॉल करना है। मैं अगर वक्त को बांट दूं दो हिस्सों में, एक तो अभी वाला वक्त, एक बाद वाला वक्त। अगर वक्त की बात हो रही है तो इस केस में मुझे लेटर को यूज़ नहीं करना है, मुझे यूज़ करना है लेटर को। समझ गए ना? यहाँ पे पोजीशन नहीं आ रही, यहाँ पे वक्त की बात हो रही है। अभी मत करना तुम, बाद में करना। अभी वाला टाइम छोड़ दो, बाद वाले टाइम में करना, तो तुम्हारे पास आ गया लेटर। ही रैन इन 5 रेसेस लास्ट वीक एंड वॉन द लेटर 1। वो 5 रेसेस में भागा पिछले वीक और लास्ट वाली वो जीत गया। अच्छा, कौन सी रेसेस? 5 रेसेस। सबसे लास्ट वाली में वो जीता है, तो लेटर नहीं आएगा मेरे भाई, यहाँ पे आएगा इन द लास्ट 1। तो लास्ट रेस में जीता, इसलिए मैंने लगा दिया लास्ट। लेटर क्यों लगाता मैं? अगर यहाँ पे 2 रेस होती ना, तब मैं लेटर लगा के बता देता भाई 2 में से बाद वाली रेस में जीता। बस इतना इसका कॉन्सेप्ट है। दिस चैनल इज़ फेमस फॉर इट्स क्विक कवरेज ऑफ द लास्ट न्यूज़। ये चैनल बहुत फेमस है, ये फटाफट कवरेज करता है आखिरी न्यूज़ को। देखो, सबसे लास्ट वाली न्यूज़ लेटेस्ट न्यूज़ होती है, सबसे आखिर में आने वाली न्यूज़ सबसे नई न्यूज़ होती है। तो न्यूज़ लास्ट नहीं होती, न्यूज़ होती है लेटेस्ट न्यूज़। आप कह सकते हो लास्ट न्यूज़ होगी सर, है ना, लेटेस्ट वाली लास्ट होगी, पर हमारे पास लेटेस्ट वर्ड इसीलिए बना है, जो वक्त में सबसे आखिर में आए उसको हम लेटेस्ट बोलेंगे, जो पोजीशन में सबसे आखिर में आए उसको हम लास्ट बोलेंगे। समझ गए ना? अब लास्ट वाले क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे, मैं नहीं करवा रहा। इसमें एक एडिशनल एरर भी है, वो भी आपको फाइंड आउट करनी है। ये चैलेंज ही आपकी तरह है ना, ये लेटर को भी आपको चेक करना है और एक एडिशनल एरर भी है, उसको भी आपको चेक करना है। डालो कमेंट सेक्शन में, वहीं पे सही गलत देख लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। द न्यूज़ वॉज वेलकम्ड बाय मिस्टर मोदी, who commended Mr. Trump for his creative and far-sighted decision to expand the format of the grouping to keep up with new realities of post-COVID-19 world। कह रहा जो ये न्यूज़ थी ना, खास न्यूज़, उसको वेलकम किया गया मोदी साहब के द्वारा। बाय लगा के बता रहे हैं किसने इस काम को किया, मोदी साहब ने इसको वेलकम किया। अच्छा, कैसे? कह रहा जो कि जिन्होंने कमेंट किया, जिन्होंने प्रशंसा की मिस्टर ट्रम्प की। कमेंट करना मतलब किसी की प्रशंसा करना, बड़ाई करना। कह रहे इन्होंने बहुत ही बड़ाई कर डाली ट्रम्प साहब की, उसके इस क्रिएटिव और आगे की लंबी नज़र वाले फार साइटेड डिसीजन के लिए। और डिसीजन का है एक्सपांड करने का है, बड़ा करने का है फॉर्मेट को इस ग्रुपिंग के। अच्छा, क्यों? कीप अप विद करने के लिए, बिल्कुल बराबरी करने के लिए। और किसकी? नई रियलिटीज़ की, नई हकीकतों की, और किसकी? पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड की, कोविड-19 के बाद जो दुनिया है उसके बाद की। तो कह रहे हैं न्यूज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से मोदी साहब ने इस तरह से वेलकम किया कि ट्रम्प तो बहुत ही फार साइडेड आदमी है, बड़ा क्रिएटिव आदमी है। ऐसा डिसीजन इसने लिया है कि हम बड़ी जो नई जो हकीकत निकलने आने वाली है इस वर्ल्ड की, उसके साथ हम कीप अप विद कर पाएंगे अगर इंडिया को हम इस ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। सेंटेंस में देखने वाली चीज़, कीप अप विद क्या होता है? देखो, मैंने आपको ये करवाया था फ्रेजल वर्ब वाली सीरीज़ में खबरी के ऊपर। अगर आप खबरी पे मुझे फॉलो कर चुके हैं तो शायद कीप अप विद आपको बता देंगे। किसी के साथ शोल्डर से शोल्डर मिला करके चलना, बिल्कुल बराबर फेस पे चलना, किसी की बराबरी करना, उसको कहते हैं कीप अप विद। यू नीड टू रन फास्टर टू कीप अप विद अदर्स। तुम्हें रन फास्ट करने की ज़रूरत है, तुम्हें तेज़ भागने की ज़रूरत है, ताकि तुम दूसरों से कीप अप विद कर पाओ, दूसरों के तुम बराबरी कर पाओ। ये तो आप समझ ही गए होंगे। शायद आप में से कुछ लोगों को याद भी होगा जो खबरें मुझे फॉलो करते हैं। अब मेरा चैलेंज आपसे ये है, इसी के साथ में मैंने आपको ये 7 फ्रेजल वर्ब्स और करवाई थी। देखो, टॉपर्स की अप्रोच यही होती है, जब किसी चीज़ काम को करो ना, उसमें गहरे उतर के करो। जब आज कीप को पकड़ा है ना, तो कीप की सारी फ्रेजल वर्ब्स आपको बताऊंगा। पहले आप कोशिश करो, जितनी आपको याद आए, फिर मैं आपको बताता हूँ ताकि आप याद कर पाओ। ट्रिक के साथ बताऊंगा, याद रहेंगी आपको, पर कोशिश आपको पहले जरूर करनी है। चलो फ्रीज कर लेना स्क्रीन को। 2-3 तो बहुत सिंपल है इसके अंदर, है ना। ये एसएससी में कई बार आए इन पे क्वेश्चंस। कीप ऑन और कीप अप, इन दोनों का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को कंटिन्यू रखना, जारी रखो किसी चीज़ को। आपको कई बार टीचर बोलता है ना, कीप अप द गुड वर्क, है ना, अपने गुड वर्क को जारी रखो। कीप ऑन डूइंग गुड वर्क, अपना सही काम, अच्छा काम जारी रखो। तो कीप अप या कीप ऑन दोनों का मतलब एक है, किसी चीज़ को जारी करना। अब देखो, अप आ गया ना, तो साथ साथ डाउन भी कर लेते हैं। अप का उल्टा डाउन होता है। इसका मतलब क्या है? कीप डाउन का मतलब है किसी को कंट्रोल में करना, किसी को दबा देना। द गवर्नमेंट ट्राई टू कीप डाउन द जो है प्रोटेस्ट। सरकार ने प्रोटेस्ट को, धरने को, स्ट्राइक्स को कंट्रोल करने की जो कोशिश की, दबाने की कोशिश की। यू नीड टू कीप योर एंगर डाउन। तुम्हें अपना एंगर, अपना गुस्सा कीप डाउन करने की जरूरत है, उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। याद कैसे करें? कीप मतलब पकड़ के रखना, डाउन मतलब नीचे। किसी चीज़ को ऐसे डाउन पकड़ के रखोगे तो क्या करोगे भाई? कंट्रोल ही करोगे ना उसको। तो कीप डाउन। कीप इन विद का मतलब क्या है? किसी के साथ हाथ से हाथ मिला करके चलना। कीप मतलब पकड़ के रखना, इन मतलब अंदर, विद मतलब साथ में।
किसी का हाथ पकड़ लो और उसके साथ बिल्कुल है ना दोस्ती याराना का जो है आपका बिहेवियर रहे, तो आप कीप इन विद करोगे उसके साथ। यू शुड ऑलवेज कीप इन विद योर कलीग्स। आपको अपने कलीग्स के साथ हमेशा कीप इन विद होकर के रहना चाहिए, हमेशा उनके साथ दोस्ती रखनी चाहिए। समझ गए ना? कीप इन विद मतलब किसी से अग्री करना या किसी से फ्रेंडशिप रखना। कीप आउट ऑफ और कीप फ्रॉम, इन दोनों को मैंने एक साथ दिया है। देखो, कीप आउट ऑफ और कीप फ्रॉम, इन दोनों का मतलब क्या होता है? किसी काम को ना करना। कीप आउट ऑफ और कीप फ्रॉम, जब अगर आपके पास वर्ब आएगी ना तो कीप फ्रॉम यूज करोगे, और अगर आपके पास कोई काम आएगा ना तो आप कीप, जो नाउन आएगा तो कीप आउट ऑफ यूज करोगे। यू शुड कीप आउट ऑफ ट्रबल, यू शुड कीप आउट ऑफ मिशीफ, है ना? नाउन आ गया तो कीप आउट ऑफ ट्रबल, कीप आउट ऑफ मिशीफ। हमेशा ट्रबल से दूर रहो, हमेशा मिशीफ से दूर रहो। एंड यू शुड कीप फ्रॉम फाइटिंग विद अदर्स, है ना? फाइट वर्ब आ गई तो कीप फ्रॉम, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों फ्रेजल वर्ब्स एक ही काम करती हैं। इसके बाद नाउन आता है, इसके बाद वर्ब आती है, दोनों यही बताती है किस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। ठीक है ना? कीप आउट और कीप फ्रॉम। कीप बैक बड़ा सिंपल है, किसी चीज़ को बैक जो है कीप करना। आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हो पर कोई चीज़ आपको कीप बैक कर रही है, मतलब कोई चीज़ आपके रास्ते का रोड़ा बन रही है। नथिंग कैन कीप मी बैक, कोई चीज़ मुझे नहीं रोक सकती, कोई भी चीज़ मेरे रास्ते का रोड़ा नहीं बन सकती। कीप बैक। लास्ट क्या बचा? कीप अवे, किसी चीज़ को अवॉइड करना, किसी इंसान को अवॉइड करना, है ना? जैसे वी शुड कीप अवे बैड कंपनी, हमें बैड कंपनी को अवॉइड करना चाहिए। कीप अवे को आप ऐसा समझ लो, स्टे अवे, है ना? वी शुड स्टे अवे फ्रॉम बैड कंपनी और वी शुड कीप अवे फ्रॉम बैड कंपनी। समझ गए? सिंपल सा है। देखो, एक बार में कोशिश करोगे, फटाफट साफ साफ नोट कर लो कहीं पे, वीडियो को यहीं पे कर लेना, थोड़ा सा ना रिवाइज कर लेना, पीछे रिवाइंड कर लेना, पर एक बार में एक साथ समझना आप लोग सबको। आगे बढ़े। कह रहा है ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया हैव ऑल्सो वेलकम्ड द इन्विटेशन वाइल रशिया दैट लॉस्ट इट्स मेंबरशिप ऑफ द ग्रुपिंग in 2014 over its annexation of Crimea said President Putin would attend if treated as an equal। कह रहा ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया ने वेलकम किया है, उन्होंने भी बड़ा स्वागत किया है इस इन्विटेशन का, जबकि रशिया जिसने लूज कर दिया था, दैट लॉस्ट जो कि खो चुका था इसकी मेंबरशिप को इस ग्रुपिंग की 2014 में, इसके अनेक्सेशन के कारण। ओवर इट्स एनेक्सेशन, एनेक्सेशन क्या होता है? हथिया लेना किसी चीज़ को। इसके हथिया लेने के कारण किसको? क्राइमिया को। कह रहा है इसने, रशिया ने कहा, क्या कहा? रशिया ने कहा सेड कि प्रेसिडेंट पुतिन अटेंड करेगा, वो जरूर आएगा इसमें अगर उसको ट्रीट किया जाए इक्वल की तरह, उसको बराबरी की तरह आप जो है ट्रीट करेंगे, बराबर वाले आदमी की तरह। तो सब लोग इसको जो है प्रेसिडेंट पुतिन को बहुत अपोज कर रहे हैं, तो रशिया ने बोल दिया भाई तभी आऊँगा जब शांति से मेरे को बिठा करके पानी वानी पूछोगे, ऐसे नहीं आऊँगा मैं, है ना? अब कहने का मतलब क्या है सेंटेंस के अंदर? सेंटेंस तो है सिंपल। अब इसमें दो ग्रामर कॉन्सेप्ट आए हैं बहुत अच्छे। सेंटेंस आप समझ गए ना, सब्जेक्ट वर्ब मिला लेना, ये सब्जेक्ट ये इसकी वर्ब, रशिया की वर्ब यहाँ आ गई, दैट की वर्ब लॉस्ट आ गई, पुतिन की वर्ब यहाँ आ गई, है ना? इफ की वर्ब यहाँ आ गई। दो कॉन्सेप्ट है, फटाफट देखो मेरे साथ। पहला तो है इसमें एक एरर, पहले आप फाइंड करके बताओ फिर मैं आपको बताता हूँ। इसने एक छोटी सी एरर की है, अपने उसको सही करेंगे और साथ में कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे। चलो, रिलेटिव प्रोनाउन की एरर है। मैंने आपको कई बार बताया रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, एक बार फिर आज कर लेते हैं ना। एक नया रिलेटिव प्रोनाउन भी लेकर के आया हूँ मैं वर्ड को, इसको भी ऐड करेंगे आपकी नॉलेज के अंदर। देखो, हु लगेगा ह्यूमंस के लिए, विच लगेगा एनिमल्स के लिए या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, जो चीज़ ह्यूमन नहीं है। अगर ये इतने दो होते ना तो आपका काम आसान हो जाता। ह्यूमंस देखते आप हु लगा देते, आदमी ना देखते, कोई जानवर देखते तो आप विच लगा देते। पर मैं बोलूँ दैट है ना, ये दोनों के लिए लगता है, ह्यूमंस के लिए भी और विच के लिए भी, पर इसका लगने का एक अलग केस है ना? बस यही हम आज सीखने वाले हैं, साथ में हम सीखेंगे व्हाट कब कब लगाना है ना? ये इन तीनों से अलग होता है व्हाट। देखते जाओ। आई वॉन्ट अ बाइक दैट या विच या हु विल बी यूजफुल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। मैं एक बाइक चाहता हूँ जो कि यूजफुल होगी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो कि बड़ी मेरे काम आएगी, इस्तेमाल में आएगी इधर उधर जाने के लिए। सेंटेंस का मीनिंग समझ के अब इन तीनों में से एक चीज़ आएगी, इन चारों में से एक चीज़ आएगी। देखो, सबसे पहले हु लगाने की कोशिश करूँ तो आप देखोगे भाई ह्यूमंस के लिए लगता है। यहाँ पे जो भी प्रोनाउन आएगा ना उस बाइक के लिए लगेगा। कौन ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूजफुल होगा? ऑफकोर्स बाइक यूज होगी। अगर बाइक के लिए लगना है तो बाइक तो ह्यूमन है नहीं, अगर बाइक ह्यूमन नहीं है तो मेरे भाई या तो यहाँ विच आएगा या यहाँ पे दैट आएगा। अब पहले मैं दैट लगा के देखता हूँ, चलो विच लगा के देखता हूँ। विच विल बी यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन, जो कि यूजफुल होगी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब विच लगाने के बाद आपको फटाफट से एक टेस्ट करना है। क्या टेस्ट करना है? इस विच वाले क्लोज को उड़ा दो। क्या करो? इसको उड़ा दो। आई वॉन्ट अ बाइक। अगर ये सेंटेंस का मीनिंग निकलता है, सेंटेंस में कोई भी इंफॉर्मेशन अधूरी नहीं है, तो आपका सेंटेंस सही है।
अगर सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकलता, सेंटेंस आपको अटपटा लगता है, तो इसका मतलब यहाँ पे विच ना करके दैट आएगा। समझो इस चीज़ को। मैं कह रहा हूँ अगर विच विल बी यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन को निकाल दूँ ना, और सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलता है, सेंटेंस पूरा है अपने आप के अंदर, तो सेंटेंस में विच ही आने वाला है। अगर सेंटेंस का मीनिंग बदल जाए तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट। क्यों, ये आप अगले सेंटेंस के अंदर समझोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो विच लगा रहा हूँ मैं। अगला सेंटेंस देखो, आई वॉन्ट द बाइक विच हैज़ अ 40cc इंजन। यहाँ पे मैं विच लगा के देखता हूँ। ऊपर भी मैंने बाइक के साथ विच लगाया था ना, तो यहाँ भी विच या दैट में से एक आएगा, तो विच लगा दिया मैंने। अब ध्यान करो, मेरे को क्या करना है, इस विच वाले सेंटेंस को भूल जाना है। अब मुझे बताओ, आई वॉन्ट द बाइक, द का क्या मतलब होता है, भाई कोई खास बाइक चाहिए। आई वॉन्ट द बाइक, अगर आप इतना कहकर चुप हो जाओ तो आपके पापा पूछेंगे कौन सी बाइक भाई। मैं कह रहा हूँ आई वॉन्ट द बाइक, मुझे वो खास बाइक चाहिए। अरे कौन सी खास बाइक भाई, जिसका 400cc का इंजन है। अब ध्यान करना फटाफट, ये वाला क्लोज नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लोज है। इस क्लोज के बिना इस पूरे सेंटेंस का कोई मतलब नहीं है। आई वॉन्ट द बाइक कहकर के आप बता ही नहीं सकते हो कौन सी बाइक चाहिए, तो इस क्लोज के अंदर मैं विच ना लगा करके दैट को लगाऊंगा। समझ गए मेरी ट्रिक को? क्या कहना चाह रहा हूं मैं, जब जब ऐसा क्लोज आ जाए, एडजेक्टिव क्लोज ऐसा आ जाए जिसके बिना सेंटेंस का मीनिंग ना निकले और सेंटेंस में इंफॉर्मेशन अधूरी हो, उस क्लोज को आपको देना है दैट। अगर ऐसा क्लोज ना आए, ऐसा क्लोज आए जिसके बिना आपका सेंटेंस बिल्कुल सही बन रहा है, तो इंसान हो तो हु लगा देना, जानवर हो तो विच को लगा देना, है ना। इंसान के अलावा कोई और चीज़ हो तो विच को लगा देना। और सेंटेंस देख लो, आई वॉन्ट द बाइक दैट आई सॉ इन द शोरूम यस्टरडे, या विच आई सॉ इन द शोरूम यस्टरडे। बाइक के लिए हु तो आएगा नहीं, विच आएगा, दैट आएगा। अब देखो, या तो मैं इस सेंटेंस को हटा दूँ इतने वाले को, आई वॉन्ट द बाइक, फिर वही बात है, अरे भाई कौन सी बाइक चाहिए, द लगा के बता रहे हो ना, खास बाइक तो चाहिए मेरे को। कौन सी बाइक चाहिए भाई, ये तो बता नहीं रहे आप। तो अगर ये बताना है ना, तो यहाँ पे इस क्लोज को आपको रखना पड़ेगा। इस क्लोज की शुरुआत में आएगा दैट, दैट आई सॉ इन द शोरूम यस्टरडे। समझ गए, हु, विच और दैट, बस ऐसे ही लगता है। अब लास्ट के 3 सेंटेंसेस और करेंगे फटाफट से। शाइनी आहूजा इज वन ऑफ द फ्यू फिल्म एक्टर्स दैट विच या हु हैज़ गॉन टू प्रिजन। आहूजा साहब उन फिल्म एक्टर्स में से एक हैं, उन कुछ एक फिल्म एक्टर्स में से एक हैं जो प्रिजन जा चुके हैं ना, जो संजय दत्त वाली कैटेगरी के अंदर आ चुके हैं। सेंटेंस में मुझे यहाँ पे एक चूज करना है, या तो लगेगा यहाँ पे हु या लगेगा दैट, क्योंकि बात हो रही है किसकी, फिल्म एक्टर्स की। जो फिल्म एक्टर्स जेल जा चुके हैं ना, उनमें से एक है शाइनी आहूजा। फिल्म एक्टर्स तो इंसान होते हैं, या तो हु लगेगा या दैट लगेगा, है ना। अगर मेरे को विच लगाना हो तो उसका तो सवाल ही नहीं है यहाँ पे, विच को तो भूल जाओ, फिल्म एक्टर्स के लिए विच लग ही नहीं सकता। अब डिसाइड करो फटाफट से, विच हु लगाए दैट लगाए। मान लो इसको मैं निकाल दूं, इसको मैं यहाँ से कर दूं हटा, निकाल दूं इसको ना, ये वाला, चाहे विच लगाना है चाहे दैट लगाना है। अगर इसको मैंने निकाल दिया तो मुझे बताओ सेंटेंस से कुछ मीनिंग निकला। शाइनी आहूजा इज वन ऑफ द फ्यू फिल्म एक्टर्स। शाइनी आहूजा उन कुछ एक एक्टर्स में से एक है। अरे भाई कौन से वाले, उन कुछ एक में से, अच्छा उन कुछ एक में से कौन से वाले, वो तो आपने बताया नहीं आगे। तो ये सेंटेंस हो गया अपने आप के अंदर अधूरा। अगर ये सेंटेंस अधूरा है ना मेरे भाई, तो फटाफट यहाँ पे दैट लगा दो, हु की जगह आप दैट लगा करके यहाँ पे काम अपना चलाएंगे। बस यही आपको करना है, हमेशा देखना है रेस्ट्रिक्टिव या नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लोज आ रहा है, एडजेक्टिव क्लोज, अगर उसके बिना काम चल रहा है तो आपको विच या हु लगाना है, अगर उसके बिना काम नहीं चल रहा तो आपको लगाना है दैट को। अब इस सेंटेंस में एक और एरर है, ध्यान करना, ये दैट, ये विच, ये हु, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह की वर्ब्स लेते हैं। देखो ये एक्टर्स कौन से हैं जो जेल जा चुके हैं, शाइनी आहूजा तो गया ही है, ये कह रहा है, पर ये उनमें से एक है जो जेल जा चुके हैं। ये दैट लगा इन एक्टर्स के लिए। अगर एक्टर्स बहुत सारे हैं ना भाई, प्लूरल हैं, तो हैज़ मत लगा देना, यहाँ पे हैव लगा देना। आपको सिर्फ यहाँ पे इतना ही डाउट आएगा, सर ये दैट के बाद हैव लगाया है, यहाँ पे दैट के बाद हैज़ लगाया है। बस ध्यान रखना, रिलेटिव प्रोनाउन ना जेंडर रखते हैं ना अपना नंबर रखते हैं। फिल्म एक्टर्स की जगह फिल्म एक्ट्रेसेस होती तो भी यहाँ पे दैट आना था, फिल्म एक्टर्स की जगह फिल्म एक्टर होता तो यहाँ पे दैट हैज़ आ जाना था, समझ गए ना। पर ये तो दैट ही रहेगा, ये चाहे लेडीज़ हो, जेंट्स हो, चाहे सिंगल हो, चाहे जो प्लूरल हो, चाहे जैसी मर्जी वर्ब लगा दो, ये तो दैट का दैट ही रहेगा। तो ये सब रिलेटिव प्रोनाउंस ऐसे ही होते हैं, अपना फॉर्म कभी भी चेंज नहीं करते हैं नंबर और जेंडर के हिसाब से। अब देखो आगे देखोगे तो और क्लैरिटी आएगी। शाइनी आहूजा डैश वेंट टू प्रिजन लेटर प्रूव टू बी इनोसेंट। शाइनी आहूजा साहब जो प्रिजन में गए, बाद में वो इनोसेंट प्रूव हुए। ये भी सच है ना, इनकी विकिपीडिया पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा इन पे गलत इल्ज़ाम लगे थे रेप केस के। तो कह रहे ये जो गए थे प्रिजन में, बाद में प्रूव हुए क्या, इनोसेंट। क्या करना है, बीच वाले क्लोज को निकाल दो। अब देखो, शाइनी आहूजा लेटर प्रूव टू बी इनोसेंट, ये बात बिल्कुल सच है। इस बात के लिए कोई दूसरी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है,
अगर कोई दूसरी इंफॉर्मेशन ना भी दूं तो भी ये स्टेटमेंट अपने आप में पूरी तरह से ना कंप्लीट है। अगर ये कंप्लीट है ना स्टेटमेंट, तो क्या करना है मुझे, यहाँ विच तो आएगा नहीं, या तो आएगा हु या दैट। अगर ये स्टेटमेंट अपने आप में कंप्लीट है इस स्टेटमेंट के बिना भी, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा हु को। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता ना जिसके बिना काम ना चलता, तो मुझे यहाँ पे दैट को लगाना था। अगले में भी ये करना है, आई डोंट रिमेंबर डैश शी टोल्ड मी। अब बताओ क्या लगाएं यहाँ पे, हु लगाएं, विच लगाएं या दैट लगाएं। आई डोंट रिमेंबर डैश शी टोल्ड मी। देखो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, उससे पहले एक नाउन आ रहा होता है, उसके बारे में बताता है रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे यहाँ शाइनी आहूजा हु वेंट टू प्रिजन, तो हु बता रहा है शाइनी आहूजा को, यहाँ पे दैट बता रहा है फिल्म एक्टर्स को, यहाँ पे दैट बता रहा है बाइक को, यहाँ पे दैट बता रहा है बाइक को, यहाँ पे विच बता रहा है बाइक को। पर यहाँ पे तो कोई वो चीज़ ही नहीं है जो मैं रिमेंबर नहीं कर पा रहा हूँ। आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं उसने मुझे क्या बताया था। मैंने तो वो चीज़ ही नहीं बताई जो उसने मुझे बताई थी, उस चीज़ को, उस नाउन को मैंने यहाँ पे बताया नहीं। जब जब ऐसा आपके पास केस आ जाए और रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करना हो, फटाफट से आपको क्या करना है, ऐसे केस में व्हाट को यूज़ करना है। मान लो यहाँ पे दैट लगाते आप या विच लगाते, पर कोई नाउन क्या आ रहा है जिसको आप डिनोट कर रहे हो रिलेटिव प्रोनाउन को दैट विच लगा के। यहाँ पे मैंने कोई नाउन तो बताया नहीं है ना, मैं यूँ लिख देता हूँ ना, आई डोंट रिमेंबर द फोन नंबर, है ना, फोन नंबर। अगर मैं ऐसा लिख दूँ आई डोंट रिमेंबर द फोन नंबर, तब मैं यहाँ लगाऊंगा दैट शी टोल्ड मी। अगर ऐसा हो तो उस केस में दैट शी टोल्ड मी। पर यहाँ तो मैंने कह दिया मुझे तो याद ही नहीं है जो उसने मुझे बताया था, वो चीज़ भी याद नहीं है मुझे, उस नाउन को भी मैंने नहीं दिया। इस केस में क्या यूज़ होगा, सिर्फ और सिर्फ व्हाट को यूज़ होगा। इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, जब आपके पास हो ही नहीं जिससे रिलेटिव प्रोनाउन को कनेक्ट करना हो, वो चीज़ आपको सेंटेंस में दी ना हो। ठीक है, शी कुडंट अंडरस्टैंड डैश आई वांटेड फ्रॉम हर, वो समझ ही नहीं पाई मैं उससे क्या चाहता था। मैं उससे क्या चाहता था ये तो मैंने बताया उससे, ये तो मैं बता ही नहीं रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ वो समझ ही नहीं पाई उस चीज़ को जो मैं उससे चाहता था। अब वो चीज़ तो यहाँ लिखी नहीं है, अगर वो लिखी नहीं है तो क्या करो, सीधे सीधे यहाँ पे लगा दो व्हाट। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई वांटेड फ्रॉम हर। यहाँ पे दैट कब आता, शी कुडंट अंडरस्टैंड द सॉन्ग या द जोक दैट, फिर इस सेंटेंस को चेंज करना पड़ता, आई वांटेड नहीं, दैट आई टोल्ड हर। शी कुडंट अंडरस्टैंड द जोक दैट आई टोल्ड हर। ये बात तो ठीक है, पर वो उस केस में होता है जब जोक दिया होता है ना। मैं तो कह रहा हूँ वो समझी नहीं जो मैं उससे चाहता था, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा व्हाट को। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, बहुत ही कूल कॉन्सेप्ट है, एक बार में समझ आ सकता है अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो। इसको मैं डिटेल से बताऊंगा, प्रोनाउन की वीडियो आएगी। अभी तो मैं बना रहा हूँ जेरेंड और पार्टिसिपल्स की वीडियो को, संडे को आएगी या मंडे को आएगी, अभी डिज़ाइन कर रहा हूँ मैं। तो उस वीडियो के बाद जो है अपने प्रोनाउन का थर्ड पार्ट लेंगे, उस पर रिलेटिव प्रोनाउन यही वाले हैं ना, थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा अगर क्लैरिटी ना भी आई हो तो। चलिए फटाफट से, अगर समझ गए हो तो आपके पास है 4 क्वेश्चंस, करना है आपको इनको चारों को सॉल्व। चारों में एडिशनल एरर भी हो सकती है, तो एडिशनल एरर को देख करके ही सॉल्व करना, ऐसा मत सोचना सिर्फ इस ब्लैंक में कुछ डालना है। इसके अलावा भी मैंने कुछ एरर्स यहाँ पे घुसाई हैं, और वही घुसाता हूँ जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना, सिखा चुका हूँ, समझा चुका हूँ, ऐसी एरर्स को मैंने घुसाया है। कमेंट सेक्शन में डालो। 2 दिन से मैं आंसर अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ कमेंट सेक्शन में वीडियोस की, पर आज वाली का तो ज़रूर करूँगा, हाथों हाथ कर दूंगा, आपको आंसर्स मिल जाएंगे, है ना। अपने आंसर से मेरा आंसर ज़रूर चेक करना। चलो कहाँ चले गए, लंबा हो गया ना ये कॉन्सेप्ट। कह रहा है notable by its absence in the proposed grouping is China, which had earlier, along with India, Brazil, Mexico and South Africa, been invited regularly to G8 summits as an outreach by developed world to the 5 emerging economies। कह रहे जो नोटेबल है ना, और किसके द्वारा, नोटेबल क्या होता है, जिस चीज़ को आप नोट करो, जिस चीज़ की तरफ आपका ध्यान जाए। कह रहे ध्यान जाने वाला कौन है, अपनी एब्सेंस से, अपनी नामौजूदगी से, और किसमें, इस प्रपोज्ड ग्रुपिंग में, इस जो अभी हमने प्रपोज किया है G11 नाम के ग्रुप को। कह रहा वो जो ध्यान देने वाला है ना अपनी एब्सेंस के कारण, वो है चाइना। चाइना अपनी नामौजूदगी के कारण सबकी स्पॉटलाइट के अंदर आ गया है। अच्छा ये कौन सा चाइना है, जिसने पहले इन सब कंट्रीज के साथ में जिसको इन्वाइट किया गया था हर बार रेगुलरली G8 की समिट में। अच्छा किस तौर पे, एज एन आउटरीच, एक आउटरीच के तौर पे। आउटरीच क्या होती है, आउट मतलब बाहर, रीच मतलब बाहर जो है हाथ निकालना, किसी को पास जाकर के अप्रोच करना, उसको कहते हैं आउटरीच। तो कह रहे एक आउटरीच के तौर पे इसको बुलाया जाता था डेवलप्ड वर्ल्ड के द्वारा, और किस तरफ, किसको, 5 इमर्जिंग कंपनीज को, इकोनॉमीज को, जो कि कहलाती है G8+5। सेंटेंस को एक बार रिपीट कर देता हूँ, सिंपल सेंटेंस है, अपनी नामौजूदगी के कारण नोटेबल है
इस प्रपोज ग्रुपिंग से चाइना, जिसको बुलाया जाता था इंडिया, ब्राज़ील, मैक्सिको और साउथ अफ्रीका के साथ साथ, और कहाँ पे रेगुलरली बुलाया जाता था G8 की समिट्स में, एक आउटरीच के तौर पे डेवलप्ड वर्ल्ड के द्वारा 5 इमर्जिंग इकॉनमीज के सामने। तो अभी इस बार चाइना को नहीं बुलाया, सब इसी चीज़ से चाइना को स्पॉटलाइट में लेकर के बैठे हैं। समझ गए सेंटेंस को? चाइना के लिए इसने विच यूज़ किया, देख लो, दैट यूज़ नहीं किया, क्योंकि इस बीच की इंफॉर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं है ना। कौन सा चाइना ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वो वाला चाइना है ना, अगर ऐसा कुछ होता 5-6 चाइना होते तो मैं दैट लगा के बताता भाई, वो वाला चाइना जो इंडिया को आजकल आंख दिखाता है। ठीक है, आगे बढ़े। कह रहे यूएस चाइना टेंशंस particularly over coronavirus issues clearly played a part in Trump's decision to leave Chinese President Xi Jinping off his summit guest list। कह रहे यूएस चाइना की जो टेंशन है ना, आपस का जो तनाव है, खास करके पर्टिकुलरली खास करके कोरोना वायरस के इश्यू के ऊपर, कह रहे उसने साफ साफ प्ले किया एक हिस्से को ट्रंप के डिसीजन में, जो था लीव कर देने का चाइना के प्रेसिडेंट, इनका जिनका ये नाम है, ऑफ बाहर उसकी समिट की, उसकी कॉन्फ्रेंस की गेस्ट लिस्ट में से। तो कह रहे जो इनके बीच का तनाव है, इसी की वजह से एक बहुत बड़ा हिस्सा यही है, इसी की वजह से इसको नहीं बुलाया गया शाई जिनपिंग को इस समिट की गेस्ट लिस्ट में, इसका नाम नहीं है। कह रहा है व्हाइट हाउस स्पोक्स पर्सन इवन एक्सप्लेन दैट G11 वुड बी अ वे फॉर द यूएस टू ब्रिंग टुगेदर इट्स ट्रेडिशनल अलाइज टू टॉक अबाउट हाउ टू डील विद द फ्यूचर ऑफ चाइना। कह रहे व्हाइट हाउस के जो स्पोक्स पर्सन थे ना, जो ट्रंप के स्पोक्स पर्सन हैं अमेरिका के, यहाँ तक कि उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, ऐसा कह दिया। अच्छा, क्या किया? दैट लगा के बताएगा कि G11 वुड बी, G11 होगा, वुड बी G11 होगा एक रास्ता, किसके लिए? अमेरिका के लिए। अच्छा, किस काम को करने का? ब्रिंग टुगेदर करने का, एक साथ लेकर के आने का। किसको? इसके परंपरागत दोस्तों को, ट्रेडिशनल अलाइज को। अच्छा, किस काम के लिए? टॉक अबाउट करने के लिए, बातचीत करने के लिए इस बारे में। अच्छा, किस बारे में? हाउ टू डील विद द फ्यूचर ऑफ चाइना, कैसे चाइना के फ्यूचर से डील किया जाए, कैसे चाइना ड्रैगन जो सारी दुनिया को डराने के लिए अभी उतारू है, उससे कैसे निपटा जाए। तो एक स्पोक्स पर्सन ने तो ये भी कह दिया ऑफिशियल स्टेटमेंट में, ये सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं चाइना से कैसे निपटा जाए। सेंटेंस में देखने वाला कुछ भी नहीं है, डील विद अपनी रोज आने वाली फ्रेजल वर्ब है ना, आई जाती है एक बार घूमते फिरते, किसी चीज़ से निपटना, टैकल करना, ग्रैपल करना, उसको कहते हैं डील विद करना। करेक्ट, प्रेडिक्टिवली बीजिंग हैज़ लैश्ड आउट एट द G11 आइडिया एज वन दैट वुड बी डूम टू फेल। बीजिंग जो है ना, उसने प्रेडिक्टिवली मतलब सब कह ही रहे थे ये होगा ही होगा, प्रिडिक्शन कर ही चुके थे सब इस चीज़ की। तो कह रहे जैसा हमें लगता था, जैसा सबने प्रिडिक्शन किया ही था, कह रहे उसी तरीके से बीजिंग ने ना लैश आउट कर दिया। लैश आउट करना क्या होता है? बहुत ज़ोरों से किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना। लैशिंग तो होता ही कोड़े मारना होता है ना, कोड़े मारने से ही फेजल वर्ब बनी है लैश से। तो कह रहे बीजिंग ने अपनी जुबान के कोड़े चला दिए, और किस पे? इस G11 के आइडिया पे। और कैसे? कि एक ऐसा आइडिया है जो कि डूम टू फेल है, इसकी तकदीर में फेल होना लिखा है, ये तो बन ही नहीं सकता है ना। अब ये सड़ा हुआ है बीजिंग, इसने देखते कह दिया कि बना के दिखाओ तुम G11 है ना, तुम आपस में लड़ मरोगे। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सिंपल है यहाँ से, थोड़ा फास्ट प्रोसेस करते हैं। कह रहे द प्रपोज्ड G11 ग्रुपिंग वुड रिकॉग्नाइज इंडियाज प्लेस अमंगस्ट द वर्ल्ड्स रिचेस्ट नेशंस एंड एक्नॉलेज इट्स ग्लोबल वॉइस। कह रहे जो प्रपोज G11 की ग्रुपिंग है ना, ये करेगी रिकॉग्नाइज, ये पहचानेगी किसको? इंडिया की जगह को। कहाँ पे? बीच में दुनिया की सबसे रिच कंट्रीज़ के। और कैसे और क्या करेगी? और एक्नॉलेज करेगी इसकी ग्लोबल वॉइस को, इसकी पूरी दुनिया के अंदर वैश्विक आवाज़ को। एक्चुअल में अगर देखा जाए ना, तो ये एक्नॉलेज जो है ना, ये भी एक वो है, वर्ब है यहाँ पे, ध्यान से देखना, मैं इसको कर देता हूँ। प्रपोज ग्रुपिंग जो है, एक तो रिकॉग्नाइज करेगी, वुड रिकॉग्नाइज, और दूसरा वुड एक्नॉलेज करेगी इसकी ग्लोबल वॉइस को। समझ गए ना? देखने वाली चीज़ जो ऊपर आई थी, वर्ड्स रिचेस्ट लिखा है, रिचेस्ट से पहले द निकल गया है। बताया ना मैंने आपको, पजेसिव नाउन पजेसिव एडजेक्टिव से बाद हमेशा आपको द को ओमिट कर देना है। इसका रीज़न यही होता है, जब आपने बता दिया ना माई कार, तो अब द लगाने की जरूरत नहीं है, कोई खास कार नहीं है, आपने माई बता दिया, मैं समझ गया आपकी कार है ना, माई लगने से द की जरूरत नहीं है। करा हाउएवर, हालांकि। अच्छा, एक अमंग एंड अमंग्स क्या होता है? कोई फर्क नहीं है दोनों में, दिमाग मत खपाना इस पर ना, कुछ भी फर्क नहीं है दोनों के अंदर। पुराने लोग आज भी अमंग्स लिखते हैं, नए लोग लिखने लगे अमंग, इतना ही फर्क है इनमें। करा हाउएवर द गवर्नमेंट मस्ट वे द benefits proposed along with some of the factors
दैट आर स्टिल अनक्लियर। कह रहा गवर्नमेंट को वे करना चाहिए बेनिफिट्स को। अच्छा कौन से बेनिफिट्स? जिनको प्रपोज किया गया है, जिनको सबके सामने रखा गया है, सरकार को पूरा तोलना चाहिए। इनको वे करना मतलब किसी चीज़ का वजन करना, तो पूरे फ़ायदों को तोलना चाहिए, वो फ़ायदे जिनको प्रपोज किया गया है। और किसके साथ? अलॉन्ग विथ कुछ एक फैक्टर्स के साथ जो कि अभी भी अनक्लियर हैं, अभी भी साफ नहीं है। तो कुछ एक फैक्टर्स को भी देखना है, पहलुओं को भी, और सारे पहलुओं को तोल करके देखना है। प्रपोज क्या है यहाँ पे? अचानक से आई हुई विथरी है, क्या करती है? ये बताती है एक नाउन या एक नाउन की विशेषता को एडजेक्टिव काम करती है। कौन से बेनिफिट भाई? जो प्रपोज्ड हैं, जिनको प्रपोज किया गया है। समझ गए ना? प्रपोज बता रहा है बेनिफिट्स का कुछ काम कर रहा है, तो उसको कहेंगे प्रपोज्ड बेनिफिट्स। एज होस्ट मिस्टर ट्रम्प कैन इन्वाइट any country as a G7 special invitee, but changing its composition will require the approval of the other members। कह रहे एक होस्ट के तौर पे ट्रंप साहब इनवाइट कर सकते हैं, कैन इनवाइट, ताकत है उनमें इस काम को करने की। किसको? किसी भी कंट्री को इनवाइट करने की G7 के स्पेशल इनवाइटी के तौर पे, स्पेशल गेस्ट के तौर पे। कह रहे लेकिन चेंज करना है इससे कॉम्पोजिशन को, चेंज करना है इसके पूरे फंक्शनैलिटी को। कंपोजिशन मतलब कैसे ये बना है G7, कह रहे इसको बदल देना है ना, उसको ज़रूरत होगी अप्रूवल की दूसरे मेंबर्स की भी। बुला आप किसी को भी लो, पर G7 से G11 तभी करोगे जब 4-5 दूसरे वाले भी बोल देंगे साथ में से कि करना है, तभी कर सकते हो आप। बुलाने का मतलब अलग है, G11 बनाना अलग बात है। चलो कह रहा ऑलरेडी देयर आर सम कंसर्न्स ओवर रशिया which could derail the entire G11 plan, making any concrete decision by New Delhi on the issue premature। कह रहा वास्तव में ऑलरेडी पहले से ही कुछ कंसर्न्स, कुछ चिंताएं हैं। और किसके ऊपर? रशिया के ऊपर। कह रहा जो कि डिरेल कर सकती हैं। कौन? ये चिंताएं। कह रहे ये वो चिंताएं हैं जो डिरेल कर सकती हैं, जो कि पटरी से उतार सकती हैं पूरे G11 के प्लान को। अच्छा ये कैसी चिंताएं? कह रहा मेक करते हुए किसी भी कॉन्क्रीट डिसीजन को नई दिल्ली के द्वारा इस इश्यू पे प्री मैच्योर। रशिया को ये सब आने नहीं दे रहे, तो कह रहा थोड़ी चिंता ऐसी भी है अगर इंडिया चला गया और रशिया नहीं गया तो ये इंडिया को दबाव में ला सकते हैं, क्योंकि रशिया इसका दोस्त है, वो वहाँ पे होगा नहीं इसको। दूसरा रशिया नाराज़ भी हो सकता है, आपको बुला लिया हमें नहीं बुलाया, है ना। तो कह रहा थोड़े कंसर्न्स पहले भी हैं जो पूरे इस G11 के प्लान को पटरी से उतार सकते हैं, और कोई भी डिसीजन इंडिया का जो है न्यू दिल्ली का इस इशू पे उसको प्री मैच्योर बना सकते हैं, वक्त से पहले बना सकते हैं। चलिए सेंटेंस में देखने वाली दो चीज़ें आई हैं। पहली चीज़ डिरेल, किसी भी चीज़ को डिरेल करने का मतलब है पटरी से उतारना। रेल जानते हैं ना, पटरी, डिरेल मतलब पटरी से उतारना। कोई प्लान हो, कोई मसौदा हो, कोई प्रपोजल हो, डिरेल होने का मतलब है अब वो पटरी से उतर गया है। डिरेल का एक लिटरल मीनिंग भी होता है, अगर रेलगाड़ी ही पटरी से उतर जाए तब भी हम डिरेल बोलते हैं ना। राजधानी एक्सप्रेस डिरेल्ड नियर न्यू दिल्ली, राजधानी एक्सप्रेस पटरी से उतर गई न्यू दिल्ली के पास। तो दोनों तरीके से यूज होता है। दूसरा, आप मुझे बताएंगे यहाँ पे आर क्यों आया है, पहली चीज़। दूसरा, इस मेकिंग का यहाँ पे क्या काम है। मैं 5 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, कोशिश आप पहले खुद करें, फिर मैं आपको बताता हूँ ये आर क्यों आया, इस क्यों नहीं आया, और यहाँ पे मेकिंग क्यों आया, ये क्या काम कर रहा है। चलो बार बार खुद से सवाल करना है, मेरा नहीं सुनना, आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। मैंने बताया देयर एक ऐसा है, डमी सब्जेक्ट बोलते हैं, एडवर्ब होती है, कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करती। इसको देख के लगता है सब्जेक्ट है, शुरू में आ जाता है, एक्चुअल में इसका सब्जेक्ट होता है इन्वर्जन किया हुआ वर्ब के बाद में। सेंटेंस इन्वर्जन का मतलब होता है सेंटेंस की वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले आ जाए। जब जब देयर से सेंटेंस शुरू हो रहा हो, एडवर्ब से शुरू हो रहा हो, आप देखते समझ जाएं उस सेंटेंस के अंदर एडवर्ब सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब के बाद सब्जेक्ट आया हुआ एक्चुअल में। तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब आ जाएगी यार, सिंगुलर होगा तो वर्ब आ जाएगी इस। सम कंसर्न्स है तो आर आ गया मेरे भाई, अगर एक कंसर्न होता तो इज आ जाता। बस ये चीज़ लड़कों को कंफ्यूज करती है, सर देयर के बाद कभी तो इज आता है, कभी आर आता है, समझ गए ना। वो इसलिए आता है मेरे भाई, देयर सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट तो कहीं बाद में फंसा हुआ है। मेकिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये वही प्लान है जो डिरेल कर सकते हैं। एक तो पहला काम ये, दूसरा साइमल्टेनियसली साथ ही साथ कौन सा काम कर सकते हैं, किसी भी डिसीजन को प्रीमेच्योर बना सकते हैं। दो काम एक साथ हो गए, टीवी देखते हुए खाना खा लिया, प्लान को डिरेल करते हुए आपने इश्यू को प्रीमेच्योर बना दिया, समझ गए ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। बढ़े आगे, कह रहा इट इज अनक्लियर व्हेन द समिट विल एक्चुअली बी हेल्ड गिवन द नवंबर पोल्स इन द यूएस। बड़ा अभी साफ नहीं है क्यों समिट या कब समिट एक्चुअल में रखी जाएगी। पैसिव वॉइस है, विल प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। नहीं है साफ कब जो समिट को हेल्ड किया जाएगा, होल्ड किया जाएगा, कब रखा जाएगा। गिवन
जो दिया गया देखते हुए, अच्छा किसको, जो नवंबर के पॉल्स हैं इस द यूएस नाम की कंट्री में, अमेरिका में, कह रहा अभी भी ये चीज़ साफ नहीं है। आगे कह रहा ऑल्दो मिस्टर ट्रंप हैज़ इंडिकेटेड दैट ही कुड होल्ड इट क्लोज टू द यूएस जनरल असेंबली सेशन इन सितंबर। कह रहा हालांकि मिस्टर ट्रंप साहब ने इंडिकेट कर दिया है कि वो होल्ड करेगा इसको क्लोज पास में, किसके, यूएन के, यूनाइटेड नेशन के, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा महासभा के जनरल असेंबली के, जनरल असेंबली क्या बोलते हैं ना, महासभा बोलते हैं, महासभा असेंबली के सेशन के सितंबर के पास में। तो कह रहे अभी पता नहीं है कब होगा, पर ट्रंप साहब ने हालांकि ऐसा इंडिकेट कर दिया है, मैं तो सितंबर में रखूंगा जब यूएन की जनरल असेंबली सेशन होने वाला है। सेंटेंस में देखने वाली दो चीज़ें आई हैं। पहली चीज़, द यूएस क्यों लगाया भाई, द इंडिया तो नहीं लगता, द चाइना तो नहीं लगता। याद है कि नहीं याद, सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए ज़्यादातर लोगों को। यूएस, फिलीपींस, नीदरलैंड्स, यूएई, यूके, इनके आगे द क्यों लगता है, बाकी कंट्रीज़ के आगे द क्यों नहीं लगता है। चलो ज़्यादातर लोगों को याद होगा, शायद बता दो कमेंट सेक्शन में। करें डिस्पाइट इट्स बॉर्डर टेंशंस विद बीजिंग, इंडिया मस्ट ऑल्सो कंसिडर इट्स ऑब्जेक्टिव्स in attending a grouping that appears aimed at fueling a new Cold War between the US and China। बावजूद इसकी बॉर्डर टेंशन के बीजिंग के साथ, अच्छा किसकी भाई, इंडिया की, कह रहे बावजूद डिस्पाइट इसकी बॉर्डर के तनाव के, इंडिया के जो है बीजिंग के साथ, इंडिया को कंसीडर करना ही चाहिए, मान लेना चाहिए इसके ऑब्जेक्टिव्स को किस चीज़ में, अटेंड करने में, एक ऐसी ग्रुपिंग को, एक ऐसी गुटबाजी को जो कि अपीयर होती है एम्ड एट होती हुई, निशाना लगाती हुई, फ्यूल करने को, हवा में आग में घी झोंकने को, एक नई कोल्ड वॉर के, नई शीत युद्ध के बिटवीन यूएस एंड चाइना, इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में। बस सब सारी दुनिया की यही इच्छा है, चाइना को ना पकड़ के एक किनारे ले आए, है ना, बस एक कोल्ड वॉर से शुरू करने की इच्छा हो रही है। कह रहा बावजूद है ना, चाइना से कितना भी आपको झगड़ा हो, इस चीज़ को जरूर कंसीडर कर लेना, इस कोल्ड वॉर का आप हिस्सा बनने वाले हो इंडिया। अच्छा यहाँ पे दैट क्यों लगा है, अ ग्रुपिंग, वो ग्रुपिंग जो अपीयर होती है एम्डेड होती हुई। अगर ये मैं यहाँ से निकाल दूँ ना, कौन सी ग्रुपिंग आपको पता नहीं लगेगा, अटेंडिंग अ ग्रुपिंग, भाई कौन सी ग्रुपिंग, अरे वो वाली जो चाइना को अलग से जो है घेरने पे अलग से जो तुली है, समझ गए ना। इसलिए रूल रट्टे नहीं मरवाता, लोग बताते हैं अच्छे अच्छे टीचर है ना कि भाई द आ जाए ना, द, तब आप दैट लगा देना, जब द ओनली आ जाए, द सेम आ जाए, द फ्यू आ जाए, तब दैट लगा देना। कहाँ आ रहा है द, यहाँ पे नहीं आ रहा था, पर आपको सिर्फ ना लॉजिक के साथ समझना है इसको, द व वाला चक्कर छोड़ो, अ ग्रुपिंग के साथ भी दैट आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे फाइनली एन इवेल्युएशन ऑफ द G7's इफेक्टिवनेस एज अ मल्टीलेटरल फॉर्म दस फार इज नीडेड। कह रहा आखिरकार एक इवेल्यूशन, एक जायजा जो है ना G7 की असरकारिता का, इसकी इफेक्टिवनेस का, कितना ये असरदार है ना, ऐसा जो जायजा है ना, और कैसे एक बहुआयामी, एक मल्टी लेयर फॉर्म की तरह, मल्टी लेटर मतलब जिसके बहुत सारे लेटरल्स हैं, जो बहुआयामी है ना, मल्टी एस्पेक्ट है। कह रहा है इसका जो जायजा है ना, इसकी इफेक्टिवनेस का 10 फार अभी तक वो है नीडेड, उसका है बड़ी ज़रूरत। अच्छा क्यों, कह रहा गिवन दिया गया देखते हुए इस चीज़ को, डीप मेंबर डिफरेंसेस ऑन इश्यूज, बहुत ही डीप जो मेंबर्स के डिफरेंसेस है ना, जो आपस के फासले हैं उन इश्यूज़ के ऊपर, मुद्दों के ऊपर, इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज, सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस, ईरान एट्सेट्रा। अरे इन मुद्दों पे, इन सब के सब मसलों पे, इनके बीच के जो इश्यूज़ के ऊपर जो डिफरेंसेस है, इस चीज़ को देखते हुए हमें देखना पड़ेगा G7 कितना इफेक्टिव है, कितना असरदार अभी तक रहा है। सेंटेंस सिंपल है, इसको रिपीट नहीं करूँगा। मल्टीलेटरल को देख लें, यहाँ पे मल्टी बार बार बताता हूँ आपको, मल्टी मतलब बहुत सारे, लेटरल मतलब आयाम, एस्पेक्ट, जिस चीज़ के बहुत सारे एस्पेक्ट हो, पहलू हो, आयाम हो, मल्टीलेटरल, जिसका एक हो यूनिलेटरल, यूनो आ गया, जिसके दो हो बाईलेटरल, जिसके तीन हो ट्राईलेटरल, है ना। सब रूट वर्ड्स का खेल है। रूट वर्ड्स को आप खबरी पे मेरे साथ फॉलो करें। आज की क्लास मैंने अभी भी डाली है क्रिप्ट नाम के रूट पे, तो हर रोज़ मेरे साथ एक रूट को सीखें और वर्ड्स को घर पे बनाने की जो फैक्ट्री लगा लें यहाँ पे ना, खुद से वर्ड्स बनाना सीखें। कह रहा है इन फ्रांस लास्ट ईयर द ग्रुपिंग वॉज अनेबल टू इश्यू ए जॉइंट कम्युनिके ड्यू टू दिस डिफरेंसेस अ फर्स्ट इन इट्स 45 ईयर होल्ड हिस्ट्री। फ्रांस में पिछले महीने ग्रुपिंग अनेबल थी, ज़्यादा सक्षम नहीं थी, इसमें ताकत नहीं थी इश्यू करने की एक जॉइंट कम्युनिके को। अब ये क्या होता है, फॉरेन वर्ड है, इसका मतलब होता है ऑफिशियल स्टेटमेंट। तो फ्रांस में जब हुआ ना, तो ऑफिशियल स्टेटमेंट ये दे नहीं पाए लास्ट के अंदर, इतनी लड़ाई की इन लोगों ने बीच में इस मीटिंग के दौरान। अच्छा क्यों नहीं कर पाए, के कारण ड्यू टू इन डिफरेंसेस के, ये जो ऊपर हमने सारी बातें की हैं इन मसलों के कारण। कह रहा है ये था फर्स्ट, पहली दफ़ा इसकी 45 साल पुरानी हिस्ट्री के अंदर
आज तक इतनी लड़ाई इन्होंने किसी भी मीटिंग के अंदर G7 वालों ने नहीं की। सिंपल सेंटेंस है, सेंटेंस में वर्ड मैंने आपको बता दिया कम्युनिकेट क्या करता है। ग्रामर कॉन्सेप्ट है 45 ईयर, इसके बाद में एस क्यों नहीं लगाए ये भी आप शायद जानते होंगे, जो जानते हो बताना है ना। ड्यू टू यहाँ पे गलत यूज़ हुआ है, आप बताएंगे मुझे क्यों गलत यूज़ हुआ है। मैं 3 बार करवा चुका हूँ पिछले 10 दिन के अंदर, शायद जो लोग समझ गए अच्छे से वो मुझे बताएं यहाँ पे ओविंग टू क्यों आना चाहिए था। कौन सा ऐसा टेस्ट है जिसको करने के बाद ड्यू टू यहाँ पे फिट नहीं बैठेगा। चलिए कोशिश पूरी है अपनी, हर तरह से अपने हर एस्पेक्ट से इंग्लिश को कवर करें। अच्छा लगा हो तो अब बोलूँगा इस वीडियो को एक लाइक दे करके और शेयर ज़रूर करें। शुरू में इसलिए नहीं बोलता हूँ, शुरू में बात होती है पढ़ाई की, अब इसलिए बोलता हूँ क्योंकि नहीं बोलूँगा तो कुछ लोग बोलते हैं सर आप बोलते नहीं हो तो हम भूल जाते हैं। तो यार भूला मत करो, ध्यान रखा करो सर का। इजाज़त दें मुझे अगली वीडियो तक के लिए। साइनिंग आउट।